सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू क्लास ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की नीट की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर लेट्स नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर केमिस्ट्री क्या है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, तो ये जो केमिस्ट्री है, ये पहले के ज़माने में जब लोग देखते थे कि जो मिल्क है वो कर्ड में तब्दील हो जा रही है, यानी कि दूध दही में बदल जा रहा है। इसी तरीके से जो आयरन है, लोहा है, वो जंग खा जा रहा है, उस पर रस्टिंग हो जा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर इन तमाम चीज़ों के पीछे का लॉजिक क्या है और इन तमाम चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगी। और इसी लफ्ज़ क्यूरियोसिटी से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का आगाज़ होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो डिफिनेशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, वो ये कि इट इज़ केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स। और इसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इतना सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, इसी तरीके से आपका डाइजेशन हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं, हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं दो ही लफ्ज़ों में इसको बयान करूं तो आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं। आप जब क्लास 11th की केमिस्ट्री उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो क्लास 11th की केमिस्ट्री के शुरुआत में दो दो तीन चार पेज, ये जो है बेसिकली तीन, एक दो तीन तीन पेज जो है, इसमें बेसिकली हिस्ट्री बताई गई है। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, क्या पता यहाँ से भी सवाल आ जाएं, क्योंकि अब एनटीए का कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ की फिलासफर्स स्टोन, जिसे पारस भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि ये जो पारस या फिलासफर्स जो स्टोन है, ये क्या कर सकता है, ये मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि आयरन हो गया और कॉपर हो गया, ये इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? गोल्ड में। जबकि ये हकीकत नहीं है, लोगों की सिर्फ ऐसी सोच थी। और फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है एलिक्सियर ऑफ लाइफ, टू मेक पीपल इमॉर्टल। यानी कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ से लोगों को ये लगता था कि लोग अमर हो जाएंगे, यानी कि कभी मरेंगे नहीं। तो ये सब पुरानी बातें हैं। और एंशिएंट एंड इंडिया, यानी कि पहले के ज़माने में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? तो एंशिएंट मतलब पुराना। तो पहले केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता था। हो सकता है आ जाए कि इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था रसायन शास्त्र। फिर इसी तरीके से एक और लेजेंड साहबाएं, जिनका नाम था नागा अर्जुन। ही वॉज अ लेजेंड एंड व्हाट ही डिड यू नो, कि उन्होंने ये देखा कि जो गोल्ड है, सिल्वर है और केमिकल मेडिसिन है, इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। बेसिकली इन्होंने इसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद चक्रपाणी, इन्होंने डिस्कवरी की मरकरी की, सोप की, मस्टर्ड ऑयल प्लस एल्कलीस की। इन तमाम चीज़ों के बारे में किसने बताया? चक्रपाणी ने बताया। और फिर उसके बाद आता है सोप, यानी कि साबुन। ये जो साबुन होता है, ये कैसे बनता है? 18वीं सदी में ये बताया गया कि ये जो साबुन होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से, महुआ सीड से, इरांडो ऑयल एंड बाक्स से, इन तमाम चीज़ों से मिलके तैयार होता है क्या? हमारा साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो ग्लू होती है, वॉल ग्लू, ये बनती है किससे? मेड अप ऑफ फ्रॉम बॉइल्ड फ्रूट्स, सीड्स एंड बाक्स। बाक्स मतलब छाल, जो छाल होती है ना पेड़ वगैरह की, उसी को बाक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद एक और लोग आए, एक और शख्स आए जिनका नाम था आचार्य
कन्नड़। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि वो होता है परमाणु। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो मैटर होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। ठीक है, और आज के दौर पे हम इससे क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटम। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ये भस्म, भस्म का आप नाम ज़रूर सुने होंगे। तो ये जो भस्म है ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है नैनो पार्टिकल से। और फिर उसके बाद इसी तरीके से क्या रखा, समिथा। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने ये बताया एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रिडक्शन आता है तो उसको उन्होंने क्या टर्म दिया, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको यूं ही डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, विदाउट मेमोराइजिंग यू आर नॉट गोइंग टू आंसर इट। ओके, तो सारी ये के सारी चीज़ें ये याद करने वाली हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखें, जो हमारी नेक्स्ट लाइन है इस चार्ट में, वो क्या है, सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत। तो ये इसका इस्तेमाल किस में होता है, बेसिकली फर्टिलाइज़र में, मतलब खाद वगैरह में। जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी कि फर्टिलाइज़र, जैसे कि हर साल सीज़न टू सीज़न हमें खाद लेने जाना पड़ता है, तो घर वाले कहते हैं ना कि जाओ थोड़ा सा खाद लेके चले आओ, जिसमें हम लोग फास्फोरस लाते हैं और इस तरीके से पोटेशियम लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये किसका एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री का, इसमें बहुत अहम रोल है। और इसी तरीके से एजेडिटी, इसका फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। ये क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स से, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स से। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, केमिस्ट्री की ही वजह से हो रहा है। ए से ये स्टार्ट हो रहा है और ए से एड्स से, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लेशन के लिए। यानी कि पहले क्या होता था कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी, उसमें बेसिकली एक ऐसी गैस अराइज होती थी जो जा कर के ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रही होती थी। तो अब क्या हुआ, बहरहाल उसका अल्टरनेटिव्स, एक सेफर अल्टरनेटिव्स मार्केट में आ गया है। तो अगर कोई पूछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये क्या करता है, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर उसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो आता है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। ये क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसे एक पेज पे लिख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएगी। और मैं ये एक पेज पे अपने लिए तो लिखा हूँ, आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगा। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है नेचर ऑफ मैटर। वो क्या कहता है, सबसे पहले मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे कि ये मेरा मार्कर, इसका अपना मास है, और ये देखिए यहाँ अगर मैं रख रहा हूँ तो इतनी जगह क्या कर रहा है, ये घेर रहा है, मतलब इसका अपना वॉल्यूम है, तो उसको बोलते हैं मैटर। और इसी तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम उससे बोलते हैं कि वो कोई भी सब्सटेंस जितनी जगह को घेर रहा है वही उसका वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा कैप है, मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये इतनी जगह घेर रहा है ना, यानी कि ये कैप इतनी जगह घेर रहा है। तो ये जो बेसिकली पूरी जगह है, ये इस कैप का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया।
तो इसी को मैटर बोलते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और यू कैन से इन अदर वर्ड एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली 5 तरह का होता है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो 3 ही तरह का, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट होती हैं किसकी, मैटर की। नाउ लेट्स नो कि ये जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ये जो गैस है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लेट्स नो ईच एंड एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। तो हमारी जो अगली टॉपिक है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तमाम चीज़ों की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसके पास क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम। डिफिनिट मतलब फिक्स्ड है, इसके पास डिफिनिट शेप और इसी तरीके से डिफिनिट वॉल्यूम होता है। दूसरी चीज़ क्या कि हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं जो सॉलिड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब पार्टिकल इतनी नज़दीक नज़दीक होंगे देन हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये मूव करेंगे। ओके, जब कोई भी चीज़ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होगी तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। इसीलिए जो ट्रू सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनको इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएँ, मूव कर पाएँ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। व्हाट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जब ये पार्टिकल्स इतने नज़दीक नज़दीक होंगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा। और जो तीसरी उसके बाद जो ये पांचवी चीज़ है वो ये कि ये इनकम्पेरेसिबल होते हैं, यानी कि ये दबते नहीं हैं। ये एक सॉलिड है, ये क्या दब रहा है? नहीं, मार्कर नहीं दब रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है ये सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही क्लोज हैं। जब कोई भी चीज़ एकदम क्लोज क्लोज होगी उसको आप दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। तो इसी तरीके से ये जो सॉलिड होते हैं ये इनकम्पेरेसिबल मतलब दबते नहीं हैं। अब उसके बाद अगर बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इसकी शेप बदलती रहती है। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसको गिलास में डाला तो उसका शेप गिलास नुमा हो जाएगा। उसी गिलास के पानी को मैं कप में डाल दूंगा तो उसका शेप कप का शेप इख्तियार कर लेगा। यानी कि लिक्विड को आप जिस चीज़ में डालेंगे वो उसी कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेगा। इसीलिए जो लिक्विड होती हैं इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट या फिक्स्ड नहीं होता, जबकि वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मतलब पानी जितना रहेगा वो तो उतना ही रहेगा ना, घट थोड़ी जाएगा, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर उसके बाद पार्टिकल जो होते हैं इसके ये क्लोज होते हैं। इसमें क्या है कि बहुत क्लोज होते हैं, इसमें क्लोज होते हैं लेकिन कम। ओके, फिर उसके बाद ये कैन मूव अराउंड, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल है, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये छूट करके आगे बह जाएंगे। ओके, तो जो लिक्विड होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये वीक होता है और ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं। आपकी एलपीजी हो गई, आपकी सीएनजी हो गई, जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इसी
लिक्विड से ही तो कंप्रेस की जाती है, वो लिक्विड होती है उसे कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड के बारे में। अगर मैं गैस के बारे में बात करूं तो गैस के पास नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसका शेप का पता होता है और ना ही वॉल्यूम का, यानी कि इसका कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैन मूव इजीली एंड फास्टली। ठीक है, ये क्या है, कैन मूव इजीली, बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ ये मूव कर सकते हैं। कौन, ये जो गैस है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही वीक होता है। जब इतनी दूर दूर पार्टिकल्स होंगे देन हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक दूसरे पर ये अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएंगे। जब अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं लगेगा तो मॉलिक्यूल जो होंगे, जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और ये हवाओं में उड़ते हुए बह जाएंगे। तो जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो ये आराम से अपना क्या होते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं। और फिर उसके बाद देखा जाए ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जो गैस है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ये रही कुछ बातें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सो गाइस, शुक्रिया।